मुंबई का एक ऐसा डॉन जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे अंडरवर्ल्ड के लोग भी अपने कदमों को पीछे ले लिया करते थे, क्योंकि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग उससे हिल जाया करते थे। और इस खौफनाक आदमी की पहुंच भी कुछ कम नहीं थी। एक बार तो वो जब जेल में बंद होता है तो वो सीधे पीएमओ में ये खबर पहुंचवाने की कोशिश करता है कि मुझे जेल से बाहर कर दो, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं तुम लोगों को दूं। इस तरीके की उस व्यक्ति की शख्सियत थी और मुंबई पर उसका सिक्का कुछ ऐसा चलता था कि जिसके नाम से अच्छे अच्छे लोग वो जहां खड़ा होता था वहां से दूर खड़े होते थे, क्योंकि इस व्यक्ति की धमक ही अंडरवर्ल्ड में कुछ इसी प्रकार से थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर का भी सवा शेर होता है, और आज इस शेर से एक ऐसे शेर का पाला पड़ता है जो जितनी बार इस डॉन का माल मुंबई के पोर्ट पर आता वो उतनी बार सिर्फ और सिर्फ इसी के माल को टारगेट करता और उसे पकड़कर सीज कर दिया करता। क्योंकि ये अधिकारी नॉर्मल अधिकारी नहीं था, जैसे डॉन सबके घर पैसा भेजता था, हर लोगों को पैसे से मैनेज करता था, ये ईमानदार ऑफिसर उसके पैसे को लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम बुरे काम को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो मैं कुछ इस तरीके से ही तुम्हें बार बार पकड़ूंगा। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। और जब ये डॉन उस अधिकारी का कुछ नहीं कर पाता, हालांकि ये बेहद शरीफ आदमी होता है, अंडरवर्ल्ड की पूरी कैरियर में आज तक इसने कभी बंदूक नहीं उठाई थी। कुछ राजनीतिक पार्टियों में इसका बहुत अच्छा खासा पकड़ होता है और वो बात करता है और इस अधिकारी का उस पोर्ट से ट्रांसफर करा देता है। और ताजुब की बात तो तब होती है कि जब वो ट्रांसफर कराता है तो ये अधिकारी जब फ्लाइट से दूसरे जगह ज्वाइन करने के लिए जाता है तो हवाई जहाज के गेट बंद होने से महज चंद मिनट पहले एक व्यक्ति इस अधिकारी के सामने सफेद कलर की जूती, सफेद पैंट और सफेद कलर के शर्ट के साथ इस अधिकारी के सामने आता है और इस अधिकारी से हाथ मिलाता है और कहता है कि बेस्ट ऑफ द लक, आप अपनी अगली जगह को अच्छे से एंजॉय करिएगा, अपनी ड्यूटी को बेहद अच्छे से निभाइएगा। और ये कहते हुए यह व्यक्ति उस अधिकारी से हाथ मिलाता है और उस जगह से निकल कर वापस चला जाता है। और ये घटना थी मुंबई एयरपोर्ट की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये कहानी ही कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन या बाप कहे जाने वाले हाजी मस्तान की कहानी है। यकीन मानिए, जिसे आप अंत तक अगर सुनेंगे तो आपके हुई होशो हवास उड़ जाएंगे। और हाजी मस्तान के बारे में सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड की तहजीब और अंडरवर्ल्ड का पहले का चेहरा कैसा था, ये सब सुनने के बाद आपको कानों पर आपके यकीन नहीं होगा। तो कृपया कहानी में अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी को जरूर सुनिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तमिलनाडु के कुटलोर जिले के एक गांव के एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम मिर्जा मस्तान या सुल्तान मिर्जा रखा जाता है। और ये बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उस घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होती है। जितने भी खेत होते हैं उन खेतों से उस घर का पालन पोषण नहीं हो पाता है। तब उस बच्चे के पिता, ये बच्चा महज अभी 8 साल का होता है, कि उसको लेकर मुंबई के जिसका नाम कफोर मार्केट होता है और वहीं पर एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। और इस दुकान में साइकिल बनाने का काम किया जाता है और ये बच्चा भी उसी दुकान पर रहता है और आते जाते जिनकी भी साइकिलें खराब होती उसे बनाता और अपने पिता की मदद किया करता। लेकिन इस साइकिल के दुकान से भी परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि गरीबी कुछ इस कदर थी और परिवार में लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, तो दिक्कत तो होनी तय थी। अब देखते ही देखते ये लड़का एक दिन बैठा रहता है। अब इसकी भी उम्र 8 साल से 18 साल हो चुकी होती है, यानी कुल 10 साल तक इसने इस दुकान पर अपने पिता के साथ कड़ी मेहनत की। और 18 साल की जब उम्र होती है तो कुछ दोस्त इसके आते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो यार, इस साइकिल की दुकान से तुम कितना कमा लेते हो, मुंबई के पोर्ट पर चलो,
वहां कुली का काम करो। तुम इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो, कम से कम वहां से इधर उधर माल पहुंचाओगे तो तुम्हारी ठीक ठाक आमदनी होगी और तुम अपने परिवार को और अच्छे से आगे बढ़ाओगे। ये सब सुनने के बाद सुल्तान मिर्जा को भी लगता है, और दोस्त सब सही कह रहे हैं, मैं कुली का ही काम कर लूं, हो सकता है कुली का काम करने से मेरे परिवार की स्थिति सुधर जाए। और ये लड़का अभी साइकिल की दुकान को छोड़ करके उस पोर्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि इस पोर्ट पर भी बहुत ही खतरनाक लोग रहा करते थे, क्योंकि जितने भी सामान बाहर से इस पोर्ट पर आते उस पर भारत सरकार की कस्टम ड्यूटी इतनी तगड़ी होती थी कि उससे बचाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी अगर किसी से संपर्क करते थे तो वो थे वहां के कुली। क्योंकि ये लोग अपने कपड़ों में तो कभी किसी तरीके से उन मालों को छुपा करके कस्टम की नजरों से बाहर पहुंचा देते थे, जिसकी वजह से उन व्यापारियों को इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, जिससे वो सामान उन्हें सस्ते दामों पर मुहैया हो जाते और उसकी वो अच्छे खासे रकम पाकर अपने सामान को बेच दिया करते। अब इस बात की जानकारी बिल्कुल मिर्जा मस्तान को थी नहीं, क्योंकि वो अभी इस पोर्ट पर नए नए आए होते हैं। लेकिन वो इन कामों को छोटे मोटे अगर कोई पैसे दे देता तो उसका छोटा मोटा सामान ये उस कस्टम के अधिकारियों से बचाकर बाहर पहुंचा दिया करते थे। लेकिन अब मिर्जा मस्तान के ऊपर एक अरब के व्यापारी की नजर पड़ जाती है। उस व्यापारी का नाम होता है शेख मोहम्मद अल गालिब, और ये अरब देशों से गोल्ड की स्मगलिंग भारत में किया करता था। और जब भी ये आता और एक बार एक नजर जब इसकी मिर्जा मस्तान के ऊपर पड़ती तो वो देखता कि ये इतना तेज तर्रार लड़का है, क्यों ना अगर ये मेरे साथ काम करता तो मैं भारत से अच्छा खासा इनकम कमा लेता। और वो धीरे धीरे मिर्जा मस्तान के करीब आता जाता है और दोनों में एक अच्छी बातचीत हो जाती है। अब जब भी वो अरब देशों से गोल्ड लेकर आता तो वो धीरे धीरे इसको देता और एक एक कर मिर्जा मस्तान उसको बाहर कर दिया करते, जिसके एवज में मिर्जा मस्तान को भी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी, क्योंकि पैसे की भी जरूरत मिर्जा मस्तान को बहुत सारा था और वो इन पैसों को अपने पिताजी को दिया करती। शुरू से ही जब वो साइकिल के दुकान पर काम किया करते थे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना उस दुकान के सामने से जब होती थी तो ये लग्जरियस लाइफ जीने की जो लालसा थी ये मिर्जा मस्तान के दिलों में जग रही थी कि किस तरीके से मुझे ये कार मिल जाए, ये बड़ा बड़ा बंगला रहे जिसमें मैं रहूं। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ी आमदनी अच्छी आने लगी थी कि तभी एक दिन अचानक जो अरब का व्यापारी होता है जिसका नाम शेख मोहम्मद अल गालिब होता है, वो कई पेटियों में सोने लेकर अरब से मुंबई के उस पोर्ट पर आता है। और पोर्ट पर जैसे ही रुकता है तो वो एक बॉक्स उठा मिर्जा मस्तान को देता है और कहता है कि इसको तुम बाहर लेके जाओ। लेकिन आज उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि मिर्जा मस्तान तो अपना बॉक्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो सारे बॉक्सों के साथ उस कस्टम अधिकारियों की नजरों में आ जाता है, जिससे उसे पकड़ लिया जाता है और उसको 3 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है। जब 3 साल की कैद की सजा इसे सुनाई जाती है तो वो 3 सालों तक जेल में बंद रहता है। अब जैसे तैसे करके अभी भी कुली का काम सुल्तान मिर्जा करते हैं, लेकिन इनके पास वो सोने से भरा हुआ पूरा एक बैग ही रहता है, लेकिन इनकी ईमानदारी इतनी होती है कि ये उस बैग को खोलते तक नहीं है, ये भी नहीं देखते हैं कि उसके अंदर रखा क्या हुआ है। और ये सब होने के बाद जब 3 साल पूरे हो जाते हैं, वो व्यापारी यानी शेख साहब जेल से बाहर आते हैं तो वो सबसे पहले पोर्ट पर जाते हैं और अगर किसी से मिलते हैं तो मिर्जा मस्तान से मिलते हैं। और मिर्जा मस्तान से जब मिलते हैं और जब मिर्जा मस्तान अपनी उस झोपड़ी में लेकर जाते हैं इस शेख साहब को और देखते हैं कि उनका बैग एकदम 3 साल बाद भी ठीक उसी तरीके से पैक किया हुआ सुरक्षित रखा हुआ है, तो शेख के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। और इतना ईमानदार आदमी देखने के बाद शेख उसके आधे सोने को अपने साथ ले जाते हैं और आधा बेचकर जितनी भी रकम होती है वो मस्तान मिर्जा को दे देते हैं। और यहीं से मस्तान मिर्जा की किस्मत पलट जाती है और देखते ही देखते वो लखपति बन जाता है। अब मस्तान मिर्जा को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि स्मगलिंग से अच्छा
कुछ नहीं हो सकता है। स्मगलिंग के धंधे को पूरे तरीके से अपने कब्जे में लेना शुरू करता है और इसमें वो सफल भी हो जाता है और एक एक करके वो मुंबई के पोर्ट को अपने कब्जे में लेने की कवायद शुरू कर देता है। और मस्तान मिर्जा का ये टाइम, जिसे आप लोग हाजी मस्तान के भी नाम से जानते हैं, इस कदर उसका समय उसके साथ होता है कि देखते ही देखते वो बड़े स्मगलर में शामिल हो जाता है और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाने वाला हाजी मस्तान इस धंधे को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया होता है। लेकिन उसकी प्लानिंग अभी यही नहीं रुकती है, वो अपने इस धंधे के साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता है और गुजरात के पोर्ट पर कब्जा सहित मुंबई पर अपनी पूरी तरीके से जड़ जमाने के बाद अरब देशों तक अपने इस स्मगलिंग के काम को बढ़ाना चाहता था। लेकिन हाजी मस्तान के बारे में एक बेहद ही चौंकाने वाली और दिलचस्प बात बताएंगे तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। हाजी मस्तान ने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी को बंदूक से गोली नहीं मारी थी, लेकिन फिर भी वो पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। अंडरवर्ल्ड का वो इतना बड़ा डॉन था और स्मगलिंग का तो वो यूं कहे कि राजा हुआ करता था। उस समय स्मगलिंग में भी कुछ इस तरीके की ऐसी ऐसी चीजें आती थी जिसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे, जैसे गोल्ड की बिस्किट हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, फिलिप्स की रेडियो हो गई और चांदी की स्मगलिंग। ये सब चीजें स्मगलिंग के थ्रू आती थी और इसी तरीके से ये चला करती थी। एक और कुख्यात अपराधी हुआ करता था वरदराजन। वरदराजन जब एंटीना चोरी के जुर्म में पुलिस के कस्टडी में रहता है और पुलिस वाले उसके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने की पूरी कवायद बना चुके होते हैं, तभी वहां पर हाजी मस्तान, जिसका नाम मिर्जा मस्तान भी होता है, उसकी एंट्री होती है और वो देखता है वरदराजन कि जितने भी पुलिस वाले हैं सभी हाजी मस्तान को सलाम करते हैं और ये देखकर वरदराजन बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो उसे वहां से छुड़ाकर बाहर लेकर जाता है और अपनी बिजनेस में शामिल होने की बात कहता है, क्योंकि एक बार हाजी मस्तान ने उसके ऊपर इतनी बड़ी एहसान किया होता है तो वो मना नहीं कर पाता है और वो हाजी मस्तान का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। हालांकि गुजरात वाले मामले में हाजी मस्तान ने नारायण बलिया से संपर्क किया और गुजरात के एयरपोर्ट का वो भी एक माना जाना स्मगलर हुआ करता था और सबसे मेल मिलाप करके हाजी मस्तान अपने बिजनेस को काफी ऊपर लेकर जा रहा था। तो ये थी दोस्तों हाजी मस्तान की पार्ट 1 की कहानी। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम पार्ट 2 की कहानी सुनाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि हाजी मस्तान जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन ना आज तक कोई हुआ और ना ही कभी होगा। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे जो भी हो, लेकिन हाजी मस्तान के जैसा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।